हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 36 को। इससे पहले हम लोगों ने 35 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस किया है और अब जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे उसका नाम बदल दिया गया है, हो गया है प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करते रहे और आज का है प्रैक्टिस सेट नंबर 36। देर न करते हुए आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ जितने भी प्रश्न मैं कलेक्ट करता हूँ, एकत्रित करता हूँ आपके लिए, वह इस दृष्टि से एकत्रित करता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी हो और अच्छे अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन करने में, चूज करने में, एक जगह लाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैं रोज़ रोज़ आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाता हूँ। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस ना करके एक ही प्रश्न को यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न, जैसे मान लिया जाए कि 20 सेट आपने बनाया तो 20 सेट को आप कई बार, 2-3 बार, 4 बार बनाइए। ऐसा नहीं कि 100 सेट को आपने एक बार बनाया। इससे ज़्यादा फायदा होगा जब आप 20 सेट को 5 बार बना लेते हैं। ठीक है, उसकी पूर्ण व्याख्या तैयार कीजिए, उसका डिस्कशन करिए, खुद से करिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है अपना, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और टेनिस प्रतियोगिता से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 प्रकार के टेनिस प्रतियोगिता जो है कि आयोजित होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है और सबसे अंत में अमेरिकन ओपन होता है। तो 2023 में अब तक अमेरिकन ओपन हुआ नहीं है, इसलिए मैंने उस प्रश्न को नहीं लिया है। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, यहाँ पर पुरुष एकल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुरुष एकल होता है, महिला एकल होता है और संयुक्त भी होता है, दोनों मिलाकर के भी होता है। तो यहाँ पर कह रहा है डबल्स, कहने का मतलब एकल के बदले डबल्स भी होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के जो विजेता हैं वह नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है फ्रेंच ओपन 2023, ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। उसके बाद तीसरा है विंबलडन ओपन, जो कि हाल ही में आयोजित हुआ है, तो इसको जीता है कार्लोस अल्काराज ने, यह भी सही है। और जो चौथा विकल्प है आपका अमेरिकन ओपन 2022, इसमें कैस्पर रुड जो है, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या है कि ये विजेता नहीं रहे थे, कैस्पर रुड उप विजेता रहे थे। कैस्पर सी रूड उनका पूरा नाम है। तो कैस्पर सी रूड जो है ये क्या है, उप विजेता रहे थे। विजेता कौन थे? कार्लोस अल्काराज। ठीक है ना, अमेरिकन ओपन 2022 में विजेता कौन रहे? कार्लोस अल्काराज, स्पेन के खिलाड़ी थे कार्लोस अल्काराज। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है विंबलडन ओपन 2023 भी उसी कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो इसी ने जीता था पिछले बार अमेरिकन ओपन, याद रखिएगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। 77 हमारा प्रश्न क्या कहता है, केंद्र सरकार ने रेलवे को शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो, शुद्ध शून्य को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का जो लक्ष्य किस वर्ष को तय किया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2030, यानी 2030 को जो है भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ जानकारी हो कि भारतीय रेल विकास में पर्यावरणीय स्थिरता को प्राप्त करने के लिए संसाधनों और बुनियादी ढांचों के प्रबंधन में हरित भवनों, औद्योगिकी इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों के संबंध में अच्छी प्रथा को अपनाया जाएगा। भारतीय रेलवे ने अपनी सभी पटरियों को विद्युतीकृत करने का जो लक्ष्य रखा है 2030 रखा है और 2030 में जब यह पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो जाएगा तो शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का जो लक्ष्य है वह पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया, याद रखना है कि रेलवे के द्वारा जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2030 रखा गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 हमारा प्रश्न कहता है, भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्ध पोत उपहार में देने की घोषणा की है। ये 3-4 प्रश्न शुरू में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मैं देता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि इम्पॉर्टेंट हो सभी के सभी प्रश्न, और इस नाते जो भी 3-4 प्रश्न आपको मैं करंट अफेयर्स का देता हूँ आप एक कॉपी में नोट कर लिया कीजिए, और ना भी रखते हैं तो मस्तिष्क में ही नोट करके याद रख लेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका वियतनाम को जो दिया गया है भारत के द्वारा युद्ध पोत, उसका नाम है INS कृपान। क्या नाम है? INS कृपान। भारत ने वियतनाम को INS कृपान नामक जो है
युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा की है। वियतनाम की पीपुल्स नेवी, याद रखिएगा वियतनाम की जो नेवी है, क्या नाम है, पीपुल्स नेवी, को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल और INS कृपान उपहार में देने की घोषणा की है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 हमारा प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी? ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी है। सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम ने उड़ान भरा था किसी भी फाइटर जेट से, दूसरा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, और तीसरा द्रौपदी मुर्मू है जिन्होंने किसी फाइटर जेट से जो है वायुसेना में उड़ान भरी है। तो ये जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने किस फाइटर जेट से, प्लेन से उड़ान भरी है? तो ये है अपना विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुखोई 30 MKI। कौन सा? सुखोई 30 MKI से जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कि उड़ान भरी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। तो 4 यहाँ पर आपने देखा कि 4 क्या था, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 80 पर। यहाँ पर प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का व्यापक रूप से उपयोग किसे संरक्षित करने के लिए किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग जो करते हैं व्यापक रूप में किसको संरक्षित करने के लिए किया जाता है? विकल्प ए पापड़, विकल्प बी शरबत, विकल्प सी पनीर, विकल्प डी दूध। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, क्या, शरबत। ठीक है, तो शरबत को जो है कि सुरक्षित रखने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का व्यापक प्रयोग किया जाता है। किसको? शरबत को। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक परिरक्षक, ठीक ना, परिरक्षक का मतलब होता है कुछ समय तक उसको ठीक ठाक रखने वाला। द्वितीय श्रेणी के परिरक्षक के रूप में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किस श्रेणी में? द्वितीय श्रेणी के परिरक्षक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसका उपयोग शरबत, फल, सब्जियां, मदिरा और फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, शरबत है, फल है, सब्जी है, मदिरा है और फलों के रस वगैरह सबको सुरक्षित रखने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और यह द्वितीय श्रेणी का परिरक्षक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 हमारा प्रश्न क्या कहता है, गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत वायसराय इरविन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें मानी गई थी? क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, आप लोग खूब जानते हैं इस प्रश्न को। तो गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत वायसराय इरविन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें मान ली गई थी? क्योंकि सभी शर्तों को नहीं माना गया था। तो यहाँ पर 3 शर्तों का जिक्र मैं कर रहा हूँ, आपको बताना है कि इन 3 शर्तों में से कौन से शर्त को मान लिया गया था। पहला शर्त है, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा शर्त है कि भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। तीसरा है, भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि किन शर्तों को, तीनों में से किन शर्तों को इरविन के द्वारा जो है स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ पर ये जो तीनों शर्तें आपको यहाँ पर दिया गया है, ये तीनों शर्तों को इरविन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अतः विकल्प डी जो है सही होगा। यानी कि गांधी इरविन समझौते में इरविन के द्वारा कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें प्रमुख क्या था कि राजनीतिक दल जिस पर गंभीर हिंसा का आरोप नहीं है उनको छोड़कर शेष सभी को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा कि भारतीयों को जो नमक बनाने पर प्रतिबंध था, समुद्र किनारे नमक बना सकता है, इसकी छूट देने की बात स्वीकार लिया गया। उसके बाद कहा कि भारतीय लोग, चूँकि उस समय क्या था कि विदेशी वस्त्र के दुकान और शराब के दुकान में सबसे अधिक लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता था, तो और चूँकि उस समय का समाज कम पढ़े लिखे थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि धरना प्रदर्शन बिल्कुल मना था। तो वहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर सकता है, इस पर अंग्रेज की कोई आपत्ति नहीं रहेगी। इस तरह की बातों को भी स्वीकार लिया गया था इरविन के द्वारा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 हमारा क्या प्रश्न कहता है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र केस में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? ए, हिंदू कोड बिल पर, बी, पेप्सू विनियोग विधेयक पर, और सी, भारतीय डाक विधेयक पर, और विकल्प डी, दहेज प्रतिषेध विधेयक पर।
तो यहाँ पर सही जवाब है विकल्प सी, भारतीय डाक विधेयक पर। तो यहाँ पर पॉकेट बिटों की चर्चा हो रही है। तो पहली बार जो पॉकेट बिटों का प्रयोग किया गया था वह ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा पॉकेट बिटों का प्रयोग पहली बार किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। किसके द्वारा? ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। किस विधेयक पर? तो भारतीय डाक विधेयक पर। लेकिन यदि कहेगा कि वीटो का प्रयोग सबसे पहली बार किस राष्ट्रपति ने किया, तो वीटो का प्रयोग सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने किया है। ठीक है। 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपनी सहमति को रोकने के लिए पूर्ण वीटो का इस्तेमाल किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये पेप्सू विनियोग विधेयक पर कब किया था? 1954 में। ठीक है। तो याद रखिएगा कि वीटो पावर का सबसे पहला उपयोग। अच्छा, वीटो कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। 4 प्रकार के वीटो होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो वीटो प्रयोग किया जा सकता है उसमें से 4 प्रकार का वीटो होता है। सबसे पहला होता है पूर्ण वीटो, दूसरा होता है योग्य वीटो, तीसरा होता है निरोधात्मक वीटो और चौथा होता है जेबी या पॉकेट वीटो। तो राजेंद्र बाबू ने प्रयोग किया था वह पूर्ण वीटो का प्रयोग किया था 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक पर। ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, 1986 में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 हमारा क्या प्रश्न कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? विकल्प ए साइटोकाइनिन, विकल्प बी ऑक्सीन, विकल्प सी जिब्रेलिन और विकल्प डी एब्सिसिक अम्ल। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, विकल्प बी यानी ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या करता है कि पादप हार्मोन, एक ऑक्सीन क्या है? पादप हार्मोन है जो बढ़ने के लिए, पौधे यदि बढ़ता है वह प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पादप हार्मोन ऑक्सीन क्या होता है कि पौधे के सूर्य प्रकाश की ओर झुकने के कारण जो है उस तरफ ही उसका सिक्रीशन होता है, स्राव अधिक होता है, जिसका कारण क्या होता है कि पौधा उस ओर मुड़ जाता है। या पौधे वृद्धि उत्तेजक हार्मोन के रूप में भी इसको जानते हैं। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन हार्मोन जो है या ऑक्सीन हार्मोन जो है इसको पौधे में वृद्धि उत्तेजक हार्मोन के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 हमारा क्या प्रश्न कहता है कि आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक समीक्षा जो है आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। आर्थिक समीक्षा आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। याद रखिएगा। ये चलते क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया है? आपको नीचे दिए गए 4 विकल्प में से बताना है कि कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्री जल का वाष्पीकरण, विकल्प बी मीथेन का जलना, विकल्प सी कपूर का ऊर्ध्वपातन, विकल्प डी कॉफी में चीनी का घुलना। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है, मीथेन का जलना। मीथेन का जलना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि समुद्री जल का वाष्पीकरण करके नमक बनाते हैं, भौतिक प्रक्रिया है। कपूर सीधे ठोस से वाष्प में बदलता है जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन है। और कॉफी में चीनी का घुलना ये भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। यहाँ रासायनिक परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ विकल्प बी है, मीथेन का जलना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। हमारा 86 क्या कहता है? प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? विकल्प ए फाइब्रिनोजन, विकल्प बी ग्लोबुलिन, विकल्प सी उल्बुमिन और विकल्प डी बीटा कैरोटीन। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है सही जवाब हो जाएगा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है कि अपना क्या है कि ये प्रोटीन का जो है कि मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है, ग्लोबुलिन। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 हमारा प्रश्न क्या कहता है कि मधुमेह विशेषज्ञ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मधुमेह विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो विकल्प ए है
एंडोक्रिनोलॉजिस्ट विकल्प बी है, होरोलॉजिस्ट विकल्प सी है, आर्कियोलॉजिस्ट विकल्प डी है, गायनेकोलॉजिस्ट। तो सबकी व्याख्या को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है हार्मोन से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए जो डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उसको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरा है होरोलॉजिस्ट। ये घड़ी को ठीक करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, घड़ी जो वॉच है, घड़ी को ठीक करने वाले व्यक्ति को होरोलॉजिस्ट कहते हैं। तीसरा है आपका आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्व है, पुरातत्व विभाग का जो विशेषज्ञ होता है, पुरातत्व विज्ञानी जो होते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद होता है गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट ये क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर अब आपको लगेगा कि मधुमेह से रिलेटेड तो कुछ बात कहा नहीं। तो मधुमेह जो है ना, ये क्या है, पैनक्रियाज से रिलेटेड है, अग्न्याशय से रिलेटेड बीमारी है। जब अग्न्याशय से इंसुलिन स्राव कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इसी घटना को मधुमेह कहते हैं। तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये क्या, हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है। मधुमेह किससे रिलेटेड बीमारी है, हार्मोन से रिलेटेड। तो इसको क्या कहेंगे, किस विशेषज्ञ के अंतर्गत आएगा, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर विकल्प ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य भाग ले सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। विकल्प ए है अपना, कथन ए है, विकल्प ए नहीं, कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा है दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब आपको बताना है कि कौन से भाग ले सकता है, कौन से विकल्प सही है। तो कह रहा है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और सभी तीनों कथन सही है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि सभी तीनों कथन जो है कि सभी तीनों कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा अथवा राज्यसभा में से किसी भी सभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, याद रखिएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद राज्य विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद जो है उसके सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। उसके बाद आपका दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो निर्वाचित सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अतः दिए गए तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 89 पर। नेहरू लियाकत समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू और लियाकत के बीच भी एक समझौता हुआ था, तो नेहरू और लियाकत के समझौते के संदर्भ में भी आपको यहाँ पर कथन पर ध्यान देना है। पहला कथन है कि यह भारत, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता था। दूसरा विकल्प कहता है कि इसे दिल्ली संधि के नाम से भी जाना जाता है, इसे दिल्ली संधि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो कथन है, इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। आपको बताना है कि कौन से कथन या कितने कथन सही है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल नहीं, सभी तीनों, और इनमें से कोई नहीं, एक भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2 और केवल 3, यानी कि 2 और 3 सही है और कथन 1 क्या है, गलत है। नेहरू लियाकत समझौते के संदर्भ में जो भी कथन है उसको दिल्ली यानी नेहरू लियाकत समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के लिए एक रूपरेखा प्रदान की थी। हाल ही में हुआ क्या है कि पाकिस्तान की एक महिला, आप लोग खूब देखे होंगे कि चर्चा में बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। आ जाने से लगभग 70 साल पहले जो लियाकत और नेहरू के बीच समझौता हुआ था उसकी भी चर्चा होने लगी है। जानकारी हो आपको कि नेहरू लियाकत समझौता को भारत और पाकिस्तान
नेहरू लियाकत समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता था और इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में दोनों देशों के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली जो है कि हस्ताक्षर किए थे। इसमें हुआ क्या था कि इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के लिए एक रूपरेखा प्रदान किया था। आइए चलते हैं उस क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 हमारा क्या कहता है कि सिद्धांत के अनुसार समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्याएं समान होती हैं। विकल्प ए अवोगाद्रो की सिद्धांत, विकल्प बी चार्ल्स का सिद्धांत, विकल्प सी बॉयल का सिद्धांत, विकल्प डी ग्राहम का सिद्धांत। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अवोगाद्रो का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार समान ताप, याद रखिएगा, समान ताप और दाब, यानी समान ताप भी समान दाब पर भी सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या बराबर रहेगी, किसी में कम और किसी में ज़्यादा नहीं रहेगी। ये कथन किसका है? तो अवोगाद्रो का था, इसलिए इस बात को अवोगाद्रो सिद्धांत कहा जाने लगा। प्रारंभ में इसे अवोगाद्रो परिकल्पना कहा जाता था कि ये अवोगाद्रो इसकी कल्पना करता है, लेकिन बाद के समय में इसी को परिभाषा मान करके एवोगाद्रो सिद्धांत कहा जाने लगा। पहले इसी बात को क्या कहा जाता था? एवोगाद्रो परिकल्पना, लेकिन बाद में इसको एवोगाद्रो सिद्धांत कहा जाने लगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 हमारा क्या कहता है कि सकल बजटीय समर्थन का मतलब है। तो आपको बताना है कि सकल बजटीय समर्थन का मतलब क्या है। सकल बजटीय का मतलब क्या है? विकल्प ए बजट के लिए केंद्र का सहयोग, विकल्प बी सामाजिक योजनाओं पर बजट में व्यय, विकल्प सी केंद्र सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सहायता, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, यानी केंद्र सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो सहायता होता है उसी को बोलते हैं सकल बजटीय समर्थन। तो सकल बजटीय समर्थन का मतलब होता है केंद्र के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो सहायता किया जा रहा है उसी को कहेंगे सकल बजटीय समर्थन। एक्चुअली होता क्या है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए सरकार के समर्थन को, केंद्रीय योजना जो तैयार किया जाता है, ठीक ना, उस योजना के लिए जो सरकार समर्थन देती है उसी को सकल बजटीय सहायता कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? सकल बजटीय सहायता या सकल बजटीय समर्थन कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 हमारा क्या प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन दिया हुआ और आपको विचार करना है। तो पहला कथन है भू स्थिर उपग्रह 10,000 किलोमीटर की अनुमानित ऊंचाई पर होते हैं, और दूसरा कथन है कि एफएम के संगीत में प्रसारण की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। कारण है कि वायुमंडल और मनुष्य द्वारा किए गए शोर से आमतौर पर बार बार विविधता को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसी कारण से क्या होता है कि एफएम के संगीत के प्रसारण की गुणवत्ता अच्छी होती है। यहाँ पर होता क्या है कि विकल्प ए तो आपको ऐसे भी, चूंकि यह प्रश्न आसान है, कि भू स्थिर उपग्रह जो है वह 36,000 लगभग पर क्या होता है ऊंचाई पर, किलोमीटर में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिक्स किया जाता है। भू स्थिर कक्षा या भू स्थिर रेखीय या भू स्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर कक्षा में जो है उसको स्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पर यदि कोई उपग्रह है तो वह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। ठीक है, यदि आप 36,000 किलोमीटर पर किसी उपग्रह को स्थापित कर देते हैं कक्षा में, तो पृथ्वी पर से हमेशा वो लगेगा कि एक जगह स्थिर है, इधर उधर आगे पीछे नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए उसको कहा जाता है भू स्थिर उपग्रह। तो ये कितना दूरी पर, 10,000 पर नहीं होता है, बल्कि कितना होता है 36,000 यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। उसके बाद दूसरा कथन सही है कि एफएम के संगीत में प्रसारण की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वायुमंडल और मनुष्य द्वारा किए गए शोर आमतौर पर बार बार विविधता को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कथन आपका सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 हमारा क्या कहता है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे पर प्रतिरूप करता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एम्यूलेटर। उसको क्या कहते हैं? एम्यूलेटर कहते हैं।
अब एम्यूलेटर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसा हार्डवेयर या ऐसा सॉफ्टवेयर, या तो हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर के लिए लिखे गए प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर पर चलाने की अनुमति देता है। ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो एक कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम किया गया है उसी को दूसरे कंप्यूटर में चलाने की अनुमति देता है, उसी को एम्यूलेटर कहते हैं। समझ गए? यहाँ पर यही कह रहा है कि जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे पर प्रतिरूप करता है, चला सकता है, चलने की अनुमति प्रदान करता है, इस बात को क्या कहते हैं? एम्यूलेटर कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 हमारा क्या कहता है? यदि एक सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? एक बात तो आप लोग को पता होना चाहिए, एक साधारण चीज़ देख लेते हैं, 2π√L/g। इसमें से यह पता रहता है कि आवर्तकाल जो होता है, टाइम पीरियड जो है, कि द्रव्यमान बढ़ जाने या घट जाने से कोई मतलब नहीं है। एक बात है कि आवर्तकाल नहीं बदलेगा, आवर्तकाल वही रहता है। यहाँ कह रहा है कि दोनों आवर्तकाल और प्रत्यायन बल आघूर्ण में वृद्धि होगी, तो आवर्तकाल तो स्थिर रहेगा, ये गलत हो गया। अब कह रहा है कि आवर्तकाल बढ़ जाता है, ये भी बात गलत हो गया। अब कह रहा है कि आवर्तकाल वही रहता है लेकिन प्रत्यायन बल आघूर्ण बढ़ जाता है। उसके बाद कह रहा है विकल्प डी, आवर्तकाल और प्रत्यायन बल आघूर्ण दोनों समान रहते हैं। तो यहाँ पर दो विकल्प में से आपको चयन करना है कि बात क्या है। तो यहाँ पर बात ये है कि आवर्तकाल वही रहता है लेकिन प्रत्यायन बल आघूर्ण जो है कि वह बढ़ जाता है। अब बात आती है प्रत्यायन बल आघूर्ण पर। तो प्रत्यायन बल आघूर्ण होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेना है कि प्रत्यायन बल पहले समझ लेते हैं। प्रत्यायन बल किसी पिंड पर कार्यरत वह बल है जो उसको साम्यावस्था, यानी कि जहां से शुरुआत हुआ है ना, मिडिल अवस्था, बीच की अवस्था, साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। वैसा बल जो किसी पिंड पर जो कार्य करता है, काम करता है, वैसा बल जो उसको साम्यावस्था में लाने का या मध्य अवस्था में लाने का काम करे, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यायन बल कहते हैं। और यह बल जो लगता है वह हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि ये लोलक है और ये एक क्षण यहाँ चला आता है, तो यहाँ आने के बाद क्या होता है कि यहाँ से ये जा रहा उधर, लेकिन यहाँ पर एक बल लग रहा है जो चाह रहा है कि यहाँ पर आकर के यह स्थिर हो जाए। यहाँ से आने के बाद फिर इधर चल रहा है, लेकिन एक बल ऐसा लग रहा है जो चाह रहा है कि यहाँ आकर के रुक जाए। जा रहा है इधर लेकिन बल लग रहा है इस तरफ कि यहाँ आके रुक जाए, और ऐसा होते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पर स्थिर हो जाता है। तो स्थिर कौन कर रहा है? तो उसी स्थिर करने वाले का नाम है प्रत्यायन बल। ठीक है, कह रहा है कि यदि लोलक का गोलक का द्रव्यमान बढ़ा दें तो निश्चित रूप से आवर्तकाल तो नहीं बदलेगा, अभी हमने शुरू में लिखा भी, लेकिन उसके प्रत्यायन बल आघूर्ण जो है वह बढ़ जाता है। प्रत्यायन बल आघूर्ण क्या होता है? वह बढ़ जाता है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 हमारा प्रश्न कहता है 19वीं शताब्दी में भारत में फैक्ट्री कानून लागू करना भारतीय सरकार पर किसके दबाव का परिणाम था? 19वीं शताब्दी में भारत में फैक्ट्री कानून जो है लागू करना, तो लागू जो हुआ उस टाइम में, कह रहा है कि उस टाइम में लागू होने में भारत सरकार पर किसका दबाव था? अपने मन से तो लागू करेगा नहीं, तो इस पर सबसे ज़्यादा दबाव जो था वह भारतीय मजदूर संघ का था। 19वीं शताब्दी में भारत में फैक्ट्री कानून लागू किया था तो इसमें सबसे ज़्यादा दबाव भारतीय मजदूरों का था। ठीक है, भारतीय मजदूर संघ ने देश का पहला मजदूर संगठन भी तैयार किया था। ये जो भारतीय मजदूर संघ देख रहे हैं, ये देश का पहला मजदूर संगठन भी है, भारतीय मजदूर संघ। इन्हीं के दबाव में आकर फैक्ट्री कानून को लागू किया था उस समय के तत्कालीन भारत सरकार ने। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को। 96 हमारा का क्या कहना है कि उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। किस अवस्था में? वर्धमान प्रतिफल अवस्था में, स्थिर प्रतिफल अवस्था में, ह्रासमान प्रतिफल अवस्था में या ऋणात्मक प्रतिफल अवस्था में। तो उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम कहलाएगा जब उद्योग स्थिर प्रतिफल अवस्था में चल रहा है। उद्योग स्थिर प्रतिफल अवस्था में चल रहा है, इस समय आप क्या करेंगे कि मात्रा का निर्धारण कर लेंगे कि कितना हमको प्रोडक्शन तैयार करना है। अन्यथा या ऋणात्मक में चलेगा या हरात्मक में चलेगा या अन्य स्थिति में चलेगा, उस समय मात्रा का निर्धारण करिएगा तो फिर घाटा लग जाएगा।
तो यही बात था कि उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करना समझदारी का काम कहलाएगा जब स्थिर प्रतिफल अवस्था में आपका बिजनेस चल रहा हो, ना ही ज़्यादा मुनाफे में। कभी कभी सीजनल मुनाफा होता है, एक्स्ट्रा चलने लगता है। उस टाइम में यदि आप करिएगा, किसी किसी टाइम ऋणात्मक दिशा में चल रहे हैं, हरात्मक दिशा में चल रहे हैं, तो इन सारी स्थिति में नहीं, बल्कि स्थिर प्रतिफल की अवस्था में आप मात्रा का निर्धारण करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट पारित किया गया था? RTE एक्ट कब पारित किया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर ही एक साथ बोल देता हूँ, वर्ष 2009 में RTE एक्ट को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2009 में, ठीक है। 2009 में RTE एक्ट को पारित किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है आपके लिए कि 86वां संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में। कब? 2002 ईस्वी है ये। 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को भाग 3 में यानी मौलिक अधिकार में जो है कि शामिल किया गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसे अनुच्छेद 21A के तहत शामिल किया गया और जिसने 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का बच्चा जो है कि शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, RTE एक्ट 2009 का उद्देश्य 6 से मतलब कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में लाया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। तो आपसे पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 2009 में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को क्या प्रदान करती है? तो संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को समता और अवसर प्रदान करती है। संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को समता और अवसर प्रदान करती है। याद रखिएगा, समता और अवसर। आपको प्रस्तावना आय नहीं देगा, इनकम नहीं देगा, आपको प्रस्तावना न्याय भी नहीं देगा, रोजगार भी नहीं देगा। न्याय की बात तो वहाँ पर है लेकिन रोजगार की बात नहीं है, और यहाँ आय की बात नहीं है, रोजगार की भी बात नहीं है, ठीक है। तो समता और अवसर की बात जरूर है। संविधान की प्रस्तावना आपके लिए जो है भारतीय नागरिक के लिए समानता, समता का मतलब समानता है, और अवसर की बात कहती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। 99 कहता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी कीमत देने को तैयार हो, उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी कीमत देने के लिए तैयार है कि ले लीजिए इतना पैसा, उस कीमत तथा उसके द्वारा वस्तुतः दी गई कीमत के बीच का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? ए उपभोक्ता अधिशेष, बी उत्पादक अधिशेष, सी भूस्वामी अधिशेष और डी श्रमिक का अधिशेष। तो यहाँ विकल्प ए जो है सही है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा लगता होगा कि ये अटपटा बात कर रहे हैं आप, हम नहीं कर रहे, इकोनॉमिक्स कर रहा है, तो इसको समझ लीजिएगा, अटपटा समाप्त हो जाएगा। पहले प्रश्न को ठीक से सुनिए। उपभोक्ता किसी वस्तु को जितनी कीमत देकर खरीदने के लिए तैयार है वो कीमत और उसके द्वारा दी गई कीमत के बीच जो अंतर है ना उसको उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। मान लिया जाए कि आप ऑनलाइन मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं, कीमत है उसमें 12,000 रुपया। कितना कीमत है? 12,000 रुपया। और आप बौला है कि ऑर्डर कर दो, ठीक है, कि एकदम करिए देंगे, यानी 12,000 रुपया उस मोबाइल का कीमत देने के लिए आप तत्पर हैं, एकदम कटाओ पैसा, मंगवाओ ऑर्डर। लेकिन आपका कोई दोस्त इस बात को देख लिया कि 12,000 में ऑर्डर कर रहा है, उसको पता है कि कम में मिलता है, आप तैयार थे 12,000 देने के लिए, लेकिन मार्केट लेकर के जाता है, वही मोबाइल आप 9,000 में खरीद करके ले आते हैं। आप तैयार थे कितना देने के लिए? 12,000 देने के लिए। खरीदे कितना मोबाइल? 9,000 में, ठीक ना। तो यही बात का, जितनी कीमत देने के लिए आप तैयार हैं और वस्तुतः उसी वस्तु को आपने कितने कीमत में खरीदा? 9,000 में। तो ये जो डिफरेंस देख रहे हैं ना 3,000 का, ये 3,000 का अंतर उपभोक्ता अधिशेष कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता अधिशेष। मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे आप। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 100 और आज के अंतिम प्रश्न पर। पुथुर जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? पुथुर जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी तेलंगाना। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी केरल। पुथुर जूलॉजिकल पार्क जो है केरल राज्य में स्थित है।
इस तरह की बात को क्यों शामिल करते हैं? बहुत बार आप लोग देखे होंगे जिस जूलॉजिकल पार्क का आप नाम कम सुने हैं वो पूछ दिया जाता है। कारण क्या आता है ना, उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात चर्चा में होती है, इसलिए पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर भी है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की एक उच्च स्तरीय टीम जो है पुथुर जूलॉजिकल पार्क का जो है कि दौरा किया था। ठीक है, जिस कारण से पुथुर जूलॉजिकल पार्क जो है कि चर्चा में था और मैंने यहाँ पर शामिल लिया। पुथुर जूलॉजिकल पार्क जो है देश का पहला डिजाइनर चिड़ियाघर तैयार किया गया। इसको पुथुर जूलॉजिकल पार्क जो है देश का पहला डिजाइनर क्या है कि चिड़ियाघर के रूप में इसको माना जाता है कि जिसका सबसे पहला डिजाइनर चिड़ियाघर कौन है, तो पुथुर जूलॉजिकल पार्क देश का पहला डिजाइनर चिड़ियाघर है। कहाँ पर है? केरल राज्य में। पुथुर कहाँ पर है? केरल राज्य में। तो इस प्रकार से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में बार बार आपको बीच उपस्थित होता हूँ। जितने भी भाई हमारे नियमित रूप से इस चैनल को देखा करते हैं वो लोग बने रहिए चैनल के साथ और अच्छे अच्छे प्रश्नों का लाभ उठाइए। अपने नज़दीक के दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देने के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको मोटिवेट कीजिए और इसी प्रकार से शाही पाठशाला के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।